नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों के ही डिमांड पे जो मास्टर वीडियो का सेट है वो चलाया जा रहा है। इसके तहत ये तीसरी वीडियो होगी जो साइंस बेस्ड होगी और अधिकांश क्वेश्चन जो है बायो सेक्टर से है। जैसा कि पिछले कुछ एग्जाम में देखे जा रहे हैं कि बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो बायो के ऊपर ये मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप 1000 जो है जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। इनका स्रोत की बात करें तो एनसीईआरटी का बुक, लूसेंट और एसपीडी से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सभी को मैंने इनमें शामिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हिस्ट्री का जो 2 प्रैक्टिस सेट हमने प्रोवाइड कराया है नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पे जाके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट करके अवश्य देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे अधिक प्रबल अस्थि होती है। देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रबल अस्थि होती है जबड़े के अंदर, सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर जो जांघ के अंदर होती है, और सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस जो आपके कान के अंदर होती है। तो ये तीनों बात को ध्यान रखेंगे। हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तथा एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती है। तो ये सभी बात हड्डी के बारे में जानकारी रखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में देखिए टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। एक क्वेश्चन एसएससी आपसे करता है कि भोजन का प्रारंभ कहाँ से शुरू होती है, तो आप आंसर देते हैं कि मुंह से या मुख से। तो यही जो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन में मिलने के बाद जो भोजन में उपस्थित मांड या स्टार्च बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, तो इस पे पाचन का काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होती है और लार में जो एंजाइम होता है टाइलिन, ये इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होती है? देखिए, मनुष्य में जो है टोटल 32 दांत होते हैं जो 4 प्रकार के दांतों में बटे होते हैं। इसमें से 20 दांत जो है टूटने के बाद दोबारा उत्पन्न होता है, ये तो सभी जानते हैं, सभी फील करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। इसके अलावा डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो है कीटनाशी के रूप में किया जाता है। आप विरंजक चूर्ण का भी इस्तेमाल कीटनाशक के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जो भी एसिड है सभी में आपका हाइड्रोजन कॉमन है, तो हाइड्रोजन राइट आंसर है, हाइड्रोजन कॉमन है। वैसे जो अम्ल बनने के लिए जरूरी है ये कार्बन भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो अकार्बनिक अम्ल भी हैं, जैसे H2SO4। H2SO4 में आपको कहीं भी कार्बन नहीं दिखेगा, ये अकार्बनिक अम्ल के उदाहरण है, जिसे रसायन का राजा कहा जाता है। और सभी प्रकार के बैटरियों में H2SO4 ही फिल किया जाता है। इसके अलावा गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल को जब गैसोलीन में मिश्रण करते हैं तो गैसोहोल बन जाता है। ठीक है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में तापमान का नियंत्रण जो है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। एक सीधा थाइलेमस ग्रंथि होता है और एक आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। ये दोनों अलग अलग चीज हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूत्रकनिका को अन्य माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनती है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के आविष्कारक थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा भारत में जो है पिंपरी पिंपरी नामक जगह पे जो है आपका पेनिसिलिन बनता है, पिंपरी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है ये आपसे दूध को दही जमाने में मदद करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो जहां भी आपको लैक्टो शब्द लिखा मिले तो आप समझ जाइए ये किसी न किसी रूप में मिल्क से संबंधित टर्म है। ठीक है, यानी दूध का जो बेसिक रूट फॉर्म होता है ये लैक्टो होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही जमता है, दूध में आपका लैक्टिक एसिड होता है ना। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, इत्यादि। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सोइल का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। आपसे एसएससी एक क्वेश्चन कर लेता है, एक अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5 से 6 के बीच में जिस भी मिट्टी का पीएच मान है वो अच्छा मिट्टी माना जाता है ना, खेती करने के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पे क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि डीएनए में थाइमीन भी उपस्थित होती है, तो आरएनए में थाइमीन की अभाव होती है, उसके जगह पे यूरेसिल की उपस्थिति होती है। डीएनए और आरएनए क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है, बोटुलिज्म नामक बीमारी होती है तो जीवाणु के कारण होती है बोटुलिज्म नामक बीमारी। वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो वायरस है, जो विषाणु है, जो नील हरित शैवाल यानी अलगी पर जो अपना संक्रमण करते हैं, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहे तो जो अलगी को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे साइनोफेज कहा जाता है। और वह वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण उत्पन्न करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो याद रखने के लिए भी काफी इजी है कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और जो वायरस अलगी पे अटैक करते हैं उसे साइनोफेज कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा प्रथम जेनेटिक कोड को किसने बनाया था या बताया था। देखिए, जेनेटिक कोड को समझाने का काम जो है हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में डीएनए को संश्लेषित करके किया था। इसी कारण इन्हें 1968 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, जो प्रथम भारतीय हुए आपका मेडिकल सेक्टर में जो है नोबेल जीतने वाला। हालांकि ये पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, लेकिन ये भारतीय मूल का है, तो भारतीय के खेमा में ही आ जाएगा नोबेल पुरस्कार के लिस्ट में। अगला प्रश्न जो है हमारा, इसे डीएनए का ये सिर्फ संश्लेषण किए थे, डीएनए का आविष्कारक दूसरा आदमी है, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक है ना। इसके अलावा वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा रूपांतरित होती है तो प्रकाशीय ऊर्जा में होता है ना, आपका ऊर्जा रूपांतरित हो जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपका भोजन को उनके लिए मतलब पौधे को उनके लिए आवश्यक भोजन बनाने की जो है एक प्रक्रिया है ना, फोटोसिंथेसिस। इसमें जो है आपका सूर्य की प्रकाश सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। इसीलिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। इसीलिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ भी रात के समय O2 ही लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। इसी CO2 के कारण जो है खतरनाक है रात के समय पेड़ के नीचे सोना। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, तो मानव रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक जल होता है। और शरीर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए, स्कंदन जो है शुद्ध टिपिकल हिंदी है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को जमना, संघनन होना, है ना, जमना, है ना। तो जो जमने के लिए, जो जमने से बचाने के लिए जो एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है ये आपका सोडियम ऑक्जिलेट है। ठीक है। जैसे आपने ब्लड बैंक वगैरह में देखा होगा कि बोतल में ही जो है खून रहता है लेकिन जमता नहीं है, क्लोट नहीं होता है। तो कभी इस बात को आप सोचने की कोशिश किए होंगे कि भाई ये क्यों नहीं क्लोट होता है। वैसे हमारा ब्लड अगर एक बूंद निकल जाए और 10 मिनट के बाद देखें तो हम जमीन पे क्लोट हुआ पाते हैं, है ना। तो ये सोडियम ऑक्जिलेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। इसके अलावा शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है, तो शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक संयोजी उत्तक है। ठीक है। और ब्लड भी एक प्रकार के जो है तरल संयोजी उत्तक है, इसके बारे में भी अलग से पूछा जाता है कि खून क्या होता है। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, तो लिस्मानिया डोनावानी जो है ये कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। देखिए, प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होता है ना, लेकिन प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम उस प्रोटोजोआ का नाम है जिससे मलेरिया होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से। तो मादा एनीफिलीज मच्छर जो है सिर्फ एक वेक्टर का काम करता है, यानी जो ये प्लाज्मोडियम है इसको ट्रांसमिशन का काम करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, है ना, लेकिन होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और जो मलेरिया का पता लगाया था, ये लगाया था आपका रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवाई जो कुनेन है ये किसके वृक्ष से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिकाओं पर। जब मलेरिया होती है तो प्लाज्मोडियम के कारण ही होती है, उसमें तेज बुखार वगैरह आता है ना।
इसके अलावा मानव शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, दांतों और हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। एक क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है कि हमारा दांत बना होता है या हड्डी बना होता है तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कैल्शियम और फास्फोरस के ही अपरूप है ना। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन माना गया है, और जो डब्ल्यूबीसी होता है श्वेत रक्तकण, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन माना गया है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अभी जो है लास्ट दिन जो आपका सीएचएसएल का था इसमें पूछा गया था डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम, तो इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और ये जो है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को जनरेट करता है, यानी किसी बीमारी से लड़ने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा शरीर में सबसे महत्वपूर्ण बलशाली पेशी पाई जाती है जबड़े में, जैसा कि ये प्रश्न जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तो पहला क्वेश्चन यही था। बाहरी कान का कठोर लचीला भाग बना होता है उपास्थि का। देखिए शरीर में अस्थि के अलावा उपास्थि भी होता है। उपास्थि जो है थोड़ा लचीला होता है, नमनीय होता है। जैसे एक बार एसएससी ने मतलब क्वेश्चन पूछा कि नाक में कौन सा उपास्थि पाया जाता है। पेन को क्या हो गया? नाक में कौन सा उपास्थि पाया जाता है? तो नाक में जो है हाइलिन नामक उपास्थि पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अभी आपने एक टैलिन देखा था, वो एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। ठीक है। सामान्य रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और बोलेंगे कि इसका प्रकृति कैसा हो गया, तो अल्कलाइन हो गया, क्षारीय हो गया। अब ये क्षारीय और अम्लीय डिसाइड करने के लिए हमने बताया है 7 से अगर कम है तो एसिड है कोई भी चीज, और 7 से अगर अधिक है तो बेस है कोई भी चीज, अल्कलाइन है, और अगर 7 है तो न्यूट्रल है कोई भी चीज। ठीक है। इसके अलावा रुधिर का थक्का जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो रुधिर की थक्का जमने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। और किस बीमारी में रुधिर का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया नामक एक बीमारी है, ये खास करके धनाढ़ परिवार में होता है। इसमें जो है ब्लड का क्लोटिंग जो है रुक जाती है। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। यहीं से आपका जो है इंसुलिन नामक हार्मोन जो है निकलता है। ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि, ये गलत लिखा है ना। एड्रिनल सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि नहीं होती है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन को इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं आगे। अगला है रजत मछली एक प्रकार का है, तो रजत मछली जो है एक प्रकार का कीट हो जाता है। देखिए जो भी आपका मक्खी है, खटमल है, जू है, ये सब मच्छर है, ये सभी कीट में आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, कि कीट से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चे ने मलेरिया को टिक कर दिया कि ये कीट से नहीं होता। अरे भाई मच्छर भी एक प्रकार का कीट ही है ना। तितली भी एक प्रकार का कीट है, देखिए आप विश्वास नहीं कर सकते हैं ना, तितली भी कीट के श्रेणी में आ जाती है काफी हद तक। इसके अलावा लिंग वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार जोंक और केचुआ होते हैं, तो ये द्विलिंगी होते हैं जोंक और केचुआ। और जोंक और केचुआ का फाइलम पूछा जाता है आपका, तो एनिलीडा फाइलम के होते हैं। जो भी ट्यूब आकार के प्राणी होते हैं, जैसे केचुआ का कुछ इस प्रकार से शेप होता है, कहीं से भी काट दीजिए मरता नहीं है, तो ये सब एनिलीडा फाइलम के प्राणी हैं जो भी ट्यूब आकार के होते हैं। इसके अलावा द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लीनियस को जो है द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। स्तनधारियों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं? तो जो इनका हार्ट होता है ये 4 शेप में बटे होते हैं। मुझे तो हार्ट भी बनाने नहीं आता है। इस प्रकार से बनता है हार्ट। और ये देखिए ये यहाँ से 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पे एक बाल्ब रहता है, कपाट, ठीक है, यहाँ पे रहता है। तो दोनों ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं और दोनों नीचे वाले को निलय कहते हैं। ठीक है, तो 2 आलिंद और 2 निलय, इस प्रकार से 4 कक्षीय जो है हमारा हार्ट होता है। ये पक्षियों में भी 4 कक्षीय हार्ट ही होता है ना। इसके अलावा मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो हाइपोथैलेमस जो है ये तापमान को, प्यार घृणा को केंद्रित करने के लिए जो है ग्रंथि है हमारे शरीर में प्रभु के द्वारा बनाया गया। एक मनुष्य याददाश्त खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? अगर कोई आदमी कोमा वगैरह में चला जाता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो इफेक्ट होता है। इसके अलावा किस जंतु में तंत्रिका तंत्र विकसित
होते हैं परंतु मस्तिष्क नहीं होते हैं। तो हाइड्रा, हाइड्रा कई बार आपके एग्जाम में आया है कि हाइड्रा जो है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें मस्तिष्क होता है लेकिन तंत्रिका तंत्र जो है विकसित नहीं हो पाता, अभाव होता है। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में, और इसी लैंगरहैंस के उपद्वीप के बीटा भाग से इंसुलिन निकलता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। अग्नाशय को पंक्रियाज कहा जाता है, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क के किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्लैंड को कहा जाता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, तीनों एक ही चीज है, पीयूष ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी। तो इस प्रकार से ये तीनों एक ही चीज है जो मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है, और ये शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है। इसके अलावा वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन निकलती है, एसटीएच, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव शरीर में रक्त दाब और हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण किसका होता है? तो मेडुला ऑब्टोलेंगा, इसका जो है ब्लड प्रेशर और जो अपना धड़कन है इस पे नियंत्रण होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। देखिए, एक सेरिब्रम है और एक सेरिबेलम है, ये दो अलग अलग चीज है, सिर्फ बी आर के जगह पर एल आ जाता है। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क के ये दो अलग अलग पार्ट है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? तो 14 से 18 बार। और जब शरीर जो इसमें ना हो के डिजीज में हो तो ये जो है सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, यानी ज्यादा बार सांस लेता है जब आदमी बीमार होता है। मेढक जब पानी में रहता है तब सांस लेता है बाहरी गिल से। देखिए, मेढक जो है एम्फीबियन है, ये जल थल दोनों पे रह सकता है। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब अपने अंगों का इस्तेमाल करता है श्वसन क्रिया के लिए। ये यहाँ तक कि त्वचा से भी सांस ले सकता है आपका मेढक, है ना। इसके अलावा नेत्र लेंस में पड़ने वाले किरणों का नियंत्रण होता है आयरिस के द्वारा। जो मानव में नेत्र होता है उसे किरणों का जो संयोजन करता है यानी बैलेंस बनाने का काम करता है, ये आपका आयरिस करता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है, और मानव का जो प्रतिमा बनता है ये रेटिना पे बनता है। जो काला वाला गोटी दिख रहा है आंख के अंदर, ये रेटिना है, और रेटिना पे बना प्रतिबिंब जो रियल होता है और उल्टा होता है, रिवर्स होता है, आरआर होता है। रियल प्लस रिवर्स होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र के जो भी बीमारी हैं विटामिन ए के कमी के कारण होता है, और जो नेत्र रोग के स्पेशलिस्ट होते हैं उसे ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो यूरेमिया कहते हैं, है ना। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है एक्सॉन। अब न्यूरॉन क्या होती है? तो न्यूरॉन जो है आपका ये तंत्रिका उत्तक की इकाई होती है। तंत्रिका उत्तक की इकाई है आपका न्यूरॉन, तो इसे भी ध्यान रखें। और इससे मिलता जुलता एक शब्द है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है ये आपका वृक्क यानी किडनी की इकाई है। तो दोनों बात ध्यान रखें, नेफ्रॉन जो है फॉ वाला ये वृक्क की इकाई या किडनी की इकाई है, और न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका उत्तक की इकाई है। मनुष्य में वृक्क में जो पथरी बनती है, या फिर पथरी तो कहीं भी हो सकता है, मूत्र मार्ग में हो सकता है ना। ये तो आजकल फैशन हो गया, क्योंकि खाना में इतने ज्यादा मतलब हम अनबैलेंस्ड खाना खाते हैं कि ये जो है होने की चांसेस रहती है। तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब इसके लिए जो है ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, अब लेजर से भी हो जाता है, एक छोटी सी छिद्र करके। ऊंचाई पर मनुष्य के लिए लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है ऊंचाई बढ़ने से, है ना। किस प्राणी में खून नहीं होता? अब यहाँ से बहुत सारे देखिए साइंस है, आपको दिमाग लगाने की चीज। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई ऊंचाई बढ़ने से, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि पहाड़ पे आग जलाने के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जल्दी नहीं जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कम होता है, और आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। किस प्राणी में खून नहीं होता किंतु श्वसन होता है? अभी आपने देखा इसमें मस्तिष्क भी नहीं होता है, सॉरी तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है, मस्तिष्क होता है, श्वसन होता है। ये कौन है? हाइड्रा बाबा है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? स्वचालित तंत्रिका के द्वारा, है ना। इसके अलावा वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पे उगते हैं, जो आपका कैराकस वगैरह होते हैं, उस पे जो उगने का काम करता है उसे सेप्रोफाइट कहा जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डर कहा जाता है आपका प्रोटीन का।
ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि प्रोटीन वास्तव में क्या है, तो बता देना भैया प्रोटीन जो है वास्तव में एमिनो एसिड का ही रूप है। ठीक है। और एमिनो एसिड मानव शरीर में कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो बता दियो 20 प्रकार के। ठीक है। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, एमिनो अम्ल के रूप में, जो मैंने अभी अभी बात करा, और ये 20 प्रकार का होता है। शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत के द्वारा होता है। यकृत महोदय जो है बहुत सारे जिम्मेवारी अपने सर पे लेके बैठे हैं। ये तो यूरिया का संश्लेषण करता है, पित्त का निर्माण भी यकृत ही करता है, जो पित्ताशय में जमा, गाल ब्लैडर में जाके जमा होता है। इसके अलावा यकृत में है ग्लाइकोजेन, जो आपका ग्लूकोज का फॉर्म है, इसे स्टोर करके रखता है विषम परिस्थिति के लिए। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, यानी साधारण भाषा में पूछे कि खाली ग्लैंड सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा यकृत, सबसे छोटा पीयूष। लेकिन मिश्रित ग्लैंड पूछे तब अग्नाशय, और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्लैंड पूछे तो अबटू ग्रंथि हो जाता है। ये चारों बातों को जो है ना अच्छे से अपने पॉकेट में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है ग्लैंड से सबसे बड़ी और लीवर टिक करके आ जाते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द और अगर लिखा है मिश्रित, तो फिर लीवर आंसर नहीं होगा, है ना। इसके अलावा यकृत को दोस्तों केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। कीट का उत्सर्जित अंग क्या होता, उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो यूरिक एसिड होता है। और उत्सर्जित अंग अलग अलग कीट के अलग अलग होते हैं। अब मुंह से निकल गया था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कीट के जो है अलग अलग हो जाएंगे। वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित किया जाता है लाइपेज के द्वारा। हैजा नामक रोग का कारण है विब्रियो कैलोरी नामक बैक्टीरिया। ये आपका हैजा रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी है। हैजा को है कोलरा भी कहते हैं, और ये जो है संक्रमण रोग है, और खास करके दूषित जल पीने से होती है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइबोसोम के अंदर। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। देखिए कोशिका मैं समझा चुका हूं क्या होता है, क्योंकि अधिकांश बच्चा जो ये सेल होता है, मैंने एक व्हाट्सएप पे जोक पढ़ा था कि अब तो मेरी अंग्रेजी से विश्वास उठ गई। कोई कहता है सेल मीन्स कोशिका होता है जो बायो से जुड़े हुए, कोई कहता है सेल मीन्स कानून के अंदर एक सेल होता है जो जेल के अंदर होता है, कोई कहता है, केमिस्ट कहता है, मतलब जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो कहता है सेल के अंदर मतलब बैटरी होता है, जो आपका बिजनेस करता है उस सेल का मतलब कहता है कि बेचना होता है। तो मेरी तो विश्वास उठ गई है। तो ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ जोक में अच्छा लगता है। जो सेल होता है, मैंने कहा था सेल जो है मैक्रोस्कोपिक है, इसे जो है खुली आंख से नहीं देखा जा सकता, फिर भी कुछ इस प्रकार के संरचना होते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है ना। और इसके अंदर ये इतने सूक्ष्म है कि हम आंख से तो नहीं देख सकते। अब इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट है, जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, नाभिक है, सेंटोस है। तो इस प्रकार से जो है ना बहुत सारे पार्ट होते हैं, और हर पार्ट का अपना अपना रोल है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक दो पार्ट हट जाएगा तो काम होगा, ऐसा नहीं। अब सेल के अंदर इतनी पार्ट, और बहुत सारे सेल जब जुड़ गए तो कोई एक अंग का निर्माण होता है, और बहुत सारे अंग जुड़ गए तो एक शरीर, एक जो है सिस्टम का निर्माण होता है। किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, तो ये 40 डिग्री सी पर जो है एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होती है। और एक आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, -40 डिग्री सी पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान रीडिंग देता है। ठीक है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा का संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, ये गलत है, किस पदार्थ से होता है होना चाहिए। तो ये आपका वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, 9.2 कैलोरी के समथिंग जो है 1 ग्राम वसा के दहन से मिलती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा स्थान पे है कार्बोहाइड्रेट, 4.2 कैलोरी जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से ऊर्जा मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में विटामिन जो है ये ऊर्जा देता है क्या, तो बता देना विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है भाई, विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, फाइबर से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है, इसके अलावा जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलता है। लेकिन ये सभी उपाप चयन प्रक्रम के लिए आवश्यक है। इसका मतलब ऊर्जा नहीं मिलता है तो इसको हम लेना छोड़ देंगे तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है एमाइलेप्सिन से होता है। 1 ग्राम वसा के टूटने से प्राप्त ऊर्जा है 9.1 कैलोरी, यहाँ लिखा है, कहीं कहीं 9.2 कैलोरी भी लिखता है, आप 9 याद रखना है। इसके अलावा किस जीव में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, तो जो बैक्टीरिया में है उसमें जो है न्यूक्लियस की अभाव होती है। दो जीवों के बीच कैसा संबंध जिसमें दोनों जीवों का लाभ होता है क्या कहलाता है, तो सहोपकारिता कहलाता है, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का जो है कुछ काम करके दोनों लाभ प्राप्त करते हैं, इसको भी लाभ होता है और इसको भी लाभ होता है। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण आपका हो सकता है जैसे बगुला और भैंस। बगुला और भैंस जो है इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है कि भैंस के शरीर पे, मुझे तो भैंस नहीं बनाने आएगा, इस प्रकार से मान लीजिए ये भैंस है
है ना, ये आपका भैंस है। तो इस पे जो है बगुला बैठा रहता है और इसके शरीर का जो जू होता है ये खा लेता है, तो बगुला को भोजन और भैंस को जो है दर्द से छुटकारा मिल जाता है। तो दोनों को फायदा है, इसे ऐसी रिलेशन को सहोपकारिता कहा जाता है। वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, अभी मैंने कहा था जो बैक्टीरिया का भक्षण करेगा वायरस उसे बैक्टीरियोफेज, और जो आपका अलगी का करेगा उसे साइनोफेज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये चार्ल्स डार्विन है। ओरिजिन ऑफ पुस्तक स्पीसीज के लेखक। अमीबा, यूग्लिना और पेरिसीमियम ये क्या है, तो एक कोशीय जीव होता है। अमीबा के बारे में 2000 करोड़ बार पूछा गया है कि किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशीय जीव है। इसके चालन अंग को पदाव कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। इसके अलावा मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि होते हैं बहुकोषीय। हम लोग बहुकोषीय, हमारा शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किस युग में वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो पुराजीवी काल में। उत्परिवर्तनवाद की सिद्धांत किसने दिया था, हॉगो डी ब्रीज ने दिया था, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 20 बार पूछा गया 2022 के अंदर, है ना। इसके अलावा किस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो एरेबिक श्वसन में कोई भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से अगला जो प्रश्न है, वायरस होते हैं पूर्ण परजीवी। वायरस जो होता है पैरासाइट होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होता है। और वायरस के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है। और ये क्यों कहलाती है कि वायरस जब मान लीजिए किसी डेड चीज के संपर्क में है, प्लास्टिक के संपर्क में है मान लीजिए, तो ये डेड जैसे मतलब अपना बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आता है, वो जीवित कोशिका मानव, जानवर, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं, तो ये एक्टिव हो जाता है और अपना जो है रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव, यानी ये मरे हुए भी रहते हैं और जिंदा भी हो जाते हैं, इसके बीच का कड़ी कहा जाता है आपको, किसको, वायरस को। वायरस की खोजकर्ता जो है ये इवान बस्की है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं आई ओपेरिन, और अभी अभी आपने देखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कहलाता है ऑर्कियोपेट्रिक्स। सरीसृप मतलब रेप्टिलिया टाइप से, और ये जो आर्कियोपेट्रिक्स है ये आपका कभी उड़ भी लेता था और कभी रेंग के चलता भी था, ठीक है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। देखिए एसएससी का ये प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी का लल्ला क्वेश्चन है ना। ये वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन ये सुनने में लग रहा है आपको बहुत इजी। इसको मैं कई लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दर्शा के बताता हूँ, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमने भी कई बार अटेंड किया है। आपसे पूछता है कि खाद्य श्रृंखला का जो आपका फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, इसकी जो है सही क्रम क्या है। फिर आपको वहां पे 4 जीव का नाम दे देता है और आपको अरेंज करना होता है। तो अगर आप उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का परिभाषा नहीं जानते हैं तो फिर अरेंज करने में असफल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्पादक क्या होती है, जो हमें उत्पादन करके देता है। जैसे सभी चीज अगर खाने पीने के रिलेशन में बात सोचा जाए और काफी हद तक हमारा लाइफ स्टाइल भी सोचा जाए, तो उत्पादक जो है ये हरे पौधे ही हो सकते हैं, है ना। क्योंकि इसी से हमें खाना वगैरह मिल जाता है, रहने के लिए घर के दरवाजे वगैरह, लकड़ी वगैरह, कागज वगैरह, दुनिया जहान जो भी है ना। तो भाई उत्पादक हो गए हरे पौधे। इसके उत्पादक का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसे उपभोग कौन करेगा, तो उपभोक्ता करेगा। जैसे हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, हम उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। इसके अलावा जब ये उपभोक्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है भाई, जो आया है वो तो जाएगा, तो उपभोक्ता जब खत्म हो जाएगा तो इसे फिर से प्रकृति को कौन लौटाएगा, तो ये अपघटक महोदय लौटाएंगे। और अपघटक क्या होता है, तो जीवाणु और कवक होता है। इसे पृथ्वी का अपमार्जक भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जीवाणु और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक कहने का मतलब है दोस्तों सर्फ, सर्फ समझिए, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, उसी प्रकार से इसे अपमार्जक कहते हैं। जीवाणु और कवक को जब कोई जीवित प्राणी जब मर जाता है तो उसके मृत शरीर को अपघटित करके प्रकृति में लौटाने का काम यही जीवाणु और कवक करता है। तब हम कहते हैं कि अब जो है ये सड़ गया है, डिके हो गया है ना। इसके अलावा अभी आपने उत्पादक देखा, अभी एक दो एग्जांपल और देके बताता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से सामना आपका होता ही रहेगा जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। टिड्डा मतलब कीट पतंग में आ जाती है। फिर टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा भाई, सांप खाएगा। और सांप को जो है कोई बड़ा जानवर खाएगा जो मांसाहारी हो, हाई क्वालिटी का। और फिर जब ये बड़ा जानवर मरेगा तो अपघटक इसे जो है अपघटित कर देगा। तो इस प्रकार से उत्पादक एक नहीं होते हैं, सॉरी उपभोक्ता एक नहीं होते हैं, उपभोक्ता कई भी हो सकते हैं। ये हो गया टिड्डा प्राथमिक, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। तो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से चेन बनता है, फूड चेन, है ना। मृत, ये अपघटक बता दिए थे, परिभाषा क्या हुआ। पृथ्वी के 2 प्रमुख अपघटक बता दिए थे, इसे अपमार्जक भी कहा जाता है। इसके अलावा जीवों को
वातावरण में पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? कितना मिनट हो गया? जीवों के वातावरण में पारस्परिक संबंध को क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। किस काल में कोई जीवन नहीं था? तो आर्कियन काल में। और अभी अभी आपने देखा कि जीवन की शुरुआत किस काल में हुई थी। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाली सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ये है इरेप्सिन। देखिए प्रोटीन को पचाने के लिए कई सारे एंजाइम्स जो है हमारे शरीर में जो है फ्लो होती है, जिसमें इरिप्सिन है, पेप्सिन भी है, पेप्सिन, और आपका एक रेनिन भी है। तो रेनिन का जो काम है ना, ये दूध से जो प्रोटीन मिलेगा, दूध के पदार्थ से जो भी हमें मिलेगा उस पे पचाने का काम ये ज्यादातर फोकस करता है। इसका एक डिपार्टमेंट दे दिया है, भाई तुम दूध को संभालना। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता तो नहीं है, लेकिन पचाने के फॉर्म में ला देता है, यानी ये पेप्टोन में बदल देता है, जो सरल प्रोटीन का उदाहरण है। अब इसे ऐसे समझिए कि कोई 10 किलो का पत्थर है, आपने इसे क्रेशर मशीन में ले गया, तो इसे गिट्टी बनाना है ऐसे छोटे छोटे, तो एक ही चाप में थोड़ी ऐसे बन जाएंगे, है ना। तो इसे कई बार फॉर्म से गुजरना होता है ना, तब ये छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। तो उसी प्रकार से प्रोटीन पहले आया, मतलब पेप्सिन मिला, और उसको जो है सरल प्रोटीन पेप्टोन्स में बदला, आगे जाता है बहुत सारा और एंजाइम मिलता है, तब पचता है ना। ये जटिल प्रक्रिया होती है। हार्मोन की कमी से होने वाली प्रमुख बीमारी है घेंगा भी होता है। देखिए घेंगा का अगर जो तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो आयोडीन की कमी से होती है। और इसमें कौन सा ग्लैंड प्रभावित होता है? तो अबटू ग्लैंड प्रभावित होता है। और यही अबटू ग्लैंड जो है ये मानव शरीर के सबसे बड़ा, है ना, क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, इंडोक्राइन, है ना। इसके अलावा प्राकृतिक चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत जो है ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लैमार्क ने किया था। जो वंशागति का सिद्धांत है ये लैमार्क ने दिया था, और जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये बायो बेस्ट है आपका वीडियो, यहाँ से आपको काफी जो है मतलब मिलेगा फायदा एग्जाम के अंदर। जब दो जीव साथ रहे, एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वो कहलाता है केमेंसिलिज्म। अभी आपने देखा कि दोनों को लाभ हो रहा था, तो कहा जा रहा था सहोपकारिता, है ना। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है वन रोपण से? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो सभी दिमाग लगाते हैं, क्योंकि क्यों ऐसा होता है ना। ये तो आप भी जानते हैं कि वन के जो पेड़ पौधे हैं उनके नीचे जो जड़ होते हैं वो जकड़ के रखते हैं ना। पेप्सिन होता है एंजाइम, है ना। अभी बताया पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को सरल प्रोटीन पेप्टोन्स में बदलना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड। अब देखिए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड इसके तोड़ने के बाद कुछ अन्य चीज बनेगा। जो डाइसैकेराइड होते हैं उससे तोड़ने के बाद 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे, और जो पॉलीसैकेराइड है उसको तोड़ने के बाद कई सारे मोनोसैकेराइड बनेंगे। अब जो मोनो, पॉली और डाई नहीं समझते, यानी जो साइंस से नहीं पढ़ा होगा उनको तकलीफ हो सकता है। तो जो आपका केमिस्ट्री या फिर साइंस में मोनो शब्द का मतलब होता है एक, है ना, जैसे मोनोपोली, मोनोलॉजी, है ना, मोनोथेइस्ट, एक धर्म, इस प्रकार से, है ना। और जो डाई होता है दोस्तों, डाई का मतलब 2 है, इसमें ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6, हेप्टा का मतलब 7, ओक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 और डेका का मतलब 10 होता है। तो ये एक भाषा है जो हम साइंस में इस्तेमाल करते हैं, और जहां भी आपको पोली लग जाता है तो पोली का मतलब बहुत सारा होता है। अभी देखिए यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 10 और 4 14 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने अभी तुरंत करा दिया। इसके पीछे आगे कुछ भी जोड़ दीजिए उससे रिलेट कर, जैसे बाइलिंगुअल मैंने द्विभाषी, है ना, डायरची, है ना, मोनोपोली, मोनोथेइस्ट, है ना, मोनोलॉग, इस प्रकार से, है ना। अब ये पोली है, पोलेंड्री होता है, एक औरत जो बहुत सारे पति को रखते हैं उसे पोलेंड्री कहते हैं। पोलीग्लोट जो बहुत सारे भाषा को जानते हैं। पोलीगोन एक ऐसा शेप जिसमें बहुत सारे कोण हो, है ना। तो इस प्रकार से जो है केमिस्ट्री के कुछ टर्म है जिससे आपका काफी काम आसान हो सकता है साइंस पढ़ने में, है ना। यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो सिस्टेटिक डक्ट होता है, जो इस प्रकार के एक साइड में रहता है, यकृत के साइड में, और ये जो है आपका गाल ब्लैडर है, इसमें आके जमा होता है इस डक्ट के थ्रू आपका क्या, पित्त। लेकिन निकलता कहां से है? यकृत से निकलता है, ठीक है। माल्टोज कार्बोहाइड्रेट है, तो माल्टोज जो है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर में ग्लूकोज को संचित करता है ग्लाइकोजेन के रूप में, और करने का काम कौन करता है? लीवर बाबा। इसके अलावा किस विटामिन के कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है? देखिए ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस, ये दोनों बीमारी जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है, और दोनों बीमारी विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल के कमी के कारण होता है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप
रूप से सबसे अधिक मीठा शर्करा जो है ये कौन सा है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा शर्करा जो है ये फ्रुक्टोज है। विटामिन सी का अनुसूत्र क्या होता है? C6H8O6 होता है। CGL में पूछा गया क्वेश्चन, विटामिन सी का अनुसूत्र। दांत के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एनामेल कहा जाता है। छिपकली और मेढक के दांत किस प्रकार के होते हैं? तो होमोडेंट प्रकार के होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में किस प्रकार के दांत होते हैं भाई, तो हेटेरोडेंट प्रकार के होते हैं, जो 4 भागों में बटे होते हैं और 32 दांत होते हैं। इसके अलावा विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है और त्वचा से संबंधित रोग भी होता है, और इसका नाम स्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का। और जो भी सिट्रस फल है विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत के द्वारा होता है, और यूरिया जो है यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। यह भी एक जहरीला चीज है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव की परिघटना की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकुरल महोदय रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। रेडियो एक्टिविटी जिससे अल्फा बीटा गामा कण रिलीज होते हैं, है ना, ये आप समझते ही हैं। अगर ऑप्शन में हेनरी बैकुरल नहीं है तब क्या करोगे? ये सेम क्वेश्चन के लिए तब जो है क्यूरी बंधु को मार देना। बंधु नहीं, क्यूरी दाम्पत्ति है ना, पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी, तो इनको मार सकते हैं क्योंकि ये भी काफी हद तक योगदान दिए थे, और खास करके रेडियम तो खुद ही खोजे थे, है ना। तो ये बताएंगे अगर हेनरी बैकुरल नहीं है तो। अगर हेनरी बैकुरल है तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है हेनरी बैकुरल ने किया था, है ना। अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी की जो परिघटना होती है उसको किस चीज में मापा जाता है? तो गैंगर मूलर काउंटर में। क्या इसमें मापा जाता है? गैंगर मूलर काउंटर, इसमें मापते हैं हम रेडियो एक्टिविटी की परिघटना को। जीवाणु को नष्ट करने यानी बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और क्लोरीन गैस उपयोगी भी है और हमारे लिए खतरनाक भी है। क्लोरीन गैस ओजोन को क्षति पहुंचा सकता है। वैसे बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाने का काम CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें भी क्लोरीन का उत्पाद छुपा हुआ है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि ये जो अच्छा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई भी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुराई जरूर होता है। यहाँ पर काम करने वाले कहाँ पर काम करने वाले लोगों में ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। तो जो कोयला के खदान में काम करते हैं उसे ब्लैक लंग की रोग हो जाती है। ऑक्सीजन मिश्रित वह कौन सी निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ये क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेंगे। एक तो जो आपका एक्वाग्लांस, जो आपका गोताखोर वगैरह होता है, तो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए, उसमें भी आपका जो है ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस की मिश्रण, ये दोनों का मिश्रण ही ले जाता है ताकि ऑक्सीजन पतला हो जाए और सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से जो रोगी होता है, जो अस्पताल में जिसे ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, वो भी हीलियम मिलाया हुआ ऑक्सीजन ही उसे चढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है शुद्ध ऑक्सीजन बहुत कठोर होता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और आपका जो है NO2 भी होता है ना। सल्फर और NO2 होता है अम्ल वर्षा के कारण, है ना। ये कारण, ये प्रमुख कारण है, इसमें ये छुपा जाता है। अम्ल वर्षा का मतलब है वर्षा के जल का pH मान का कम हो जाना, जो आपका बिल्डिंग वगैरह या पेड़ पौधे वगैरह और समस्त पर्यावरण को नाश करने के लिए उत्तरदायी है। कौन से पीरकनाशी ओजोन परत को नष्ट करता है? तो मिथाइल ब्रोमाइड, अभी CFC की भी बात हो गई और क्लोरीन गैस की भी बात हो गई। ये सभी ओजोन को जो है मतलब नाश करने का काम करता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की प्रवाह के कमी के कारण। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो हानिकारक होती है? तो क्रोमियम, ये तो बता रखे हैं। स्ट्रांसियम लवण में के द्वारा ज्वाला का कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? आपने स्ट्रांसियम और बेरियम का जो है एग्जाम में जरूर आंसर कंडक्ट किए होंगे, मतलब आप जो है अटेंड किए होंगे इस प्रकार के प्रश्न को। तो स्ट्रांसियम जो है ये आपका लाल रंग देता है, उत्पन्न करता है, और जो बेरियम है ये आपका हरा रंग उत्पन्न करता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें पीछे में लिखा रहेगा आतिशबाजी के दौरान, ठीक है। इसके अलावा कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उसके अभिकेंद्रीय बल के समान हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल जो है सेंटर की तरफ लगती है, इस प्रकार, सॉरी उल्टा हो गया, इस प्रकार से लगेगा, और अपकेंद्रीय बल जो है बाहरी तरफ लगता है, ठीक है। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग का इस्तेमाल होता है? तो लाल, हरा, नीला, जिसे प्राइमरी कलर कहते हैं, और ये आपका फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो फोटोग्राफी में 2 चीज और इस्तेमाल होता है जो आपके एग्जाम में आता है। एक तो आपका हाइपो सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। हाइपो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? सोडियम
थायोसल्फेट को कहा जाता है हाइपो सॉल्यूशन। तो इसका इस्तेमाल होता है एक आपका फोटोग्राफी में, और एक आपका AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड यानी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल भी होता है। तो फोटोग्राफी में ये तीनों चीज ध्यान रखेंगे, AgBr, हाइपो सॉल्यूशन या फिर सोडियम थायोसल्फेट, और लाल, हरा और नीला, इन तीनों रंग का जो, इन तीनों बातों का ध्यान फोटोग्राफी के रिगार्ड में रखेंगे। जब नींबू के रस पे आप खाने वाला सोडा डालते हो तो एक उत्फुल्लन सा होता है, बुलबुला सा होता है। क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वगैरह को खोलते हो तो झाग वगैरह निकलने लगता है, ये भी इसी के कारण होता है। इसके अलावा जो बॉयल का नियम है ये स्थिर तापमान पे लागू होती है, और जो चार्ल्स का नियम है ये स्थिर दबाव पे लागू हुआ होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु को रणनीतिक धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है, रणनीतिक धातु। इसके अलावा उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज का लॉ ऑफ फ्लोट है ना, फ्लोटिंग का जो लॉ है, तैरने का जो नियम है, ये आर्किमिडीज ने दिए थे। अल्फा किरण कैसे होती है? तो धनात्मक, और डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। देखिए अल्फा किरण के बाद मैं बीटा किरण भी बताना चाहूंगा। बीटा किरण होती है निगेटिव, और जो गामा रे होता है इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में, अल्फा में पॉजिटिव, बीटा में निगेटिव, और गामा में कोई चार्ज नहीं है। भेदन क्षमता की बात करें तो अल्फा की सबसे कम, बीटा का उससे ज्यादा, और गामा का सबसे ज्यादा, ठीक है। यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात भी कर लेते हैं आपका जो है रिलेशन में, चार्ज के रिलेशन में। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। जैसे इसका जो उदाहरण हो सकता है, जैसे आप किसी स्टेशन पे खड़े रहिए या फिर स्टेशन के किनारे आपका घर है, तो रेलगाड़ी की जो सीटी होती है, जो जो नजदीक आएगा आपको लगेगा कि इसकी तीक्ष्णता बढ़ती जा रही है। तो ये है डॉपलर प्रभाव, है ना। इसके अलावा उच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये W होता है, और भारत में टंगस्टन जो है राजस्थान के देगाना में पाया जाता है। इसकी गलनांक की बात करें तो 35 डिग्री C से भी अधिक होती है, और इसका जो इस्तेमाल होता है बल्ब के फिलामेंट बनाने में होता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी गले नहीं, है ना। तो ये टंगस्टन का था कुछ। पुराने आवर्त सारणी का खोज किसके द्वारा किया गया था? मेंडेलीव के द्वारा। और पुराने आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, टोटल ज्ञात 63 तत्व थे, ठीक है। और परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित होता था मेंडेलीव वाला आवर्त सारणी। जो नया आवर्त सारणी है इसके खोजकर्ता आपका मोस्ले महोदय है। इसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग है। इसमें टोटल 118 ज्ञात तत्व है वर्तमान में, और ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है, ठीक है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। ये दोनों आवर्त सारणी का जो है आपका जो है अंतर विभेद हो गया है, यहाँ से आप जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा विसरण का नियम किससे संबंधित है? तो विसरण का नियम जो है ये ग्राहम से संबंधित है। ये ग्राहम बेल है और एक खाली ग्राहम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन उससे जुड़ा हुआ है, और ये ग्राहम जो है ये विसरण के नियम दिए हैं। विसरण का नियम क्या होता है कि मान लीजिए घर में कोई भी सुगंधित पदार्थ आपने खोल के छोड़ दिया, तो इसकी जो खुशबू है ये सभी दिशाओं में फैल जाती है ना। तो इसे बोलते हैं विसरण का नियम। तेरे आने से, है ना, जाने दीजिए, गीत गाने नहीं। इसके अलावा सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कोयला भी कई प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, लिग्नाइट होते हैं, और आपका पीट होता है, जिसमें पीट कोयला जो है सबसे लो लेवल का कोयला है, और एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे हाई लेवल का कोयला होता है। वास्तव में पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ जो है अनेक हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण होते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग में हजारों वर्ष लग जाती है। इसीलिए हमें ईंधन का इस्तेमाल जो है सोच समझ के कम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक आपसे आजकल एसएससी क्वेश्चन करने लगा है, अनवीकरणीय और नवीकरणीय एनर्जी का स्रोत क्या है? नवीकरणीय। देखिए अ का मतलब हिंदी में होता है नहीं से रिलेशन होता है ना। तो नवीकरणीय वह एनर्जी का स्रोत है जिसे हम पुनः भरपाई कर सकते हैं, यानी इसकी कोई कमी नहीं है, कितना भी इस्तेमाल कर लो। लेकिन अनवीकरणीय ऐसा है कि मैं अगर पूरा एक बार खत्म कर लूंगा ना, तो फिर मुझे जो है भूखे रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं।
तो जो कोयला है ये कैसे से कैडर में आ जाएगा, तो अनवीकरणीय में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोयला जो है 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, ये हजारों वर्ष का प्रोसेस है बनने में। तो मान लीजिए पृथ्वी पर जितने भी कोयला हम सबको समाप्त कर लें, तब तो फिर खाली हाथ, है ना, जोगी बन जाएंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं अनवीकरणीय। और अगर आप सूर्य की प्रकाश की बात करें तो सोलर लाइट वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो सूर्य की प्रकाश तो कभी नहीं खत्म होगी जब तक ये सृष्टि रहेगी, ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो है नवीकरणीय में आ जाएगा। हवा से द्वारा जो एनर्जी बनता है ये भी नवीकरणीय में आ जाएगा। जल के द्वारा जो एनर्जी बनेगा ये भी नवीकरणीय में आ जाएगा, यानी ये पर्याप्त भंडार है ना। इसके अलावा वास्तव में पेट बता ही दिए थे। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो यकृत विकार है, यानी एक लीवर का रोग है, ये किससे होता है? देखिए लीवर को ना एसएससी कभी कभी जिगर लिख देता है ना। तो हेपेटाइटिस जो है यकृत विकार है, ये विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है। और हेपेटाइटिस के भी कई कैडर होते हैं, कई रूप होते हैं, ABC। अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन थे? तो विलियम रैमजे महोदय थे। अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब जो है आपका क्या है? अक्रिय गैस के उदाहरण है। अक्रिय गैस उस गैस को कहा जाता है जिसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ये इसी कारण जो है किसी से प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता, रूठा हुआ रहता है ना। आज जाने की जिद न करो, है ना। तो ये रूठा हुआ रहता है, ये प्रतिक्रिया करता नहीं है, क्योंकि इसको जो है जितना चाहिए इतना फुलफिल रहता है, खुद में मस्त मगन रहता है ना। तो ये इसे अक्रिय गैस कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे लास्ट में इसको बोरिया विस्तारा दिया गया है, यानी समूह 18 में दिया गया है। और 17 में आपका हैलोजन समूह है, ठीक है। तो इन दोनों को भी याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य, क्योंकि सूर्य खुद में एक तारा है। इसके बाद की बात करेंगे तो प्रेक्सिमा सेंचुरी जो है पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। प्लायन वेग कहने का मतलब है, प्लायन मतलब कहीं से प्लायन करना, जैसे होता है ना प्लायन को क्या बोलते हैं, प्लायन करना को और क्या बोल सकते हैं, अगर आप टिपिकल हिंदी नहीं समझते हैं तो प्लायन को जैसे आप कहीं से मैग्रेट होता है ना, कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए, है ना, तो ये इसे ही प्लायन बोलते हैं, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की दिशा में फेंका गया तो ये पुनः पृथ्वी पे लौट के नहीं आएगा। तो जो सैटेलाइट वगैरह हैं इससे ज्यादा रफ्तार से उड़ना होगा तभी नहीं आएगा, नहीं तो गिर जाएगा धम्म से, है ना। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे गैंग या अधात्री कहा जाता है। अयस्क का मतलब दोस्तों ओर होता है, ओर जैसे लोहा का ओर हेमाटाइट है, सीडेराइट है, बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का है ना, एर्जेंटाइट आपका चांदी का है। अयस्क में शुद्ध पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो बाहर से एजेंट को मिलाया जाता है उसे फ्लक्स कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के पिता को थियोफ्रस्टेटस कहा जाता है। तो ये जो वनस्पति विज्ञान वाला है ना, ये 10 बार एग्जाम में आया हुआ है और बच्चे अरस्तु ही मार देते हैं वनस्पति को देख के, ऐसा नहीं है। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु है और ओवर मतलब पार्टिकुलर वनस्पति विज्ञान के पिता जो है थियोफ्रस्टेटस को कहा जाता है। एक वयस्क मानव में खून की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का लगभग 7% होती है। रिकेट्स नाम की बीमारी विटामिन डी के कमी के कारण से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और परसों जो मैंने प्रैक्टिस सेट का वीडियो दिया था उसमें विटामिन से संबंधित एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, गारंटी है ना। तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। 2 तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं, यानी जिनके जो एटॉमिक नंबर दोनों का समान हो लेकिन उसकी जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ना पार्टिकुलर एग्जाम के लिए बार बार, कल एक बच्चे बोल रहे थे कि अग्निवीर का जो है वीडियो बना दीजिए। अब अग्निवीर का वीडियो स्पेन से थोड़ी ना जीके जीएस पूछेगा, जो जीके जीएस है वो सभी एग्जाम्स में लगभग सेम होते हैं, अगर बैंकिंग के पैटर्न को थोड़ा सा साइड में हम रख दे तो, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक्स फॉर्म में जो भी जीके जीएस है यही आपसे पूछा हो सकता है, किसी में डीप जाके पूछे, किसी में ऊपर से हलवा ही पूछे, है ना। तो यही चीज होता है। तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो डीप तक ले जाने के लिए ही बताता हूँ, कि ऊपर से पूछा तो भी सही। एक्स्ट्रा फैक्ट का मतलब ही क्या होती है कि किसी चीज को रूट तक पहुंचना, और ये अपनी स्टाइल है ना, कि भाई रूट तक पहुंचा के जो है कम से कम पर हो, सॉलिड पर हो, जो आपके एग्जाम में आए। आजकल मार्केट में दोस्तों इतना कंटेंट है, इतने टीचर्स हैं कि बच्चे जो है कंफ्यूज है, भाई किसका लूं किसका नहीं लूं। हमारे जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था, कंटेंट की बड़ी अभाव होती थी और बच्चे ना किताब तक सिमट कर रहा, और जो रहता था तो काफी अच्छा से रहता था, क्योंकि उनको मालूम है कि करता धरता सब यही मेरा है। लेकिन आजकल क्या है,
आजकल तो इतने ज़्यादा मतलब कंटेंट है कि आदमी कंफ्यूज है। तो मेरा यही कहना है कि कोई कोई जो गुरुजी हैं 24 घंटे उस चैनल पे पढ़ाते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अरे भाई, मुझे अगर 24 घंटा ही पढ़ना है तो मैं पूरा दुनिया ही पढ़ के अगर एक नौकरी लेनी है तो फिर क्या ही बात है, फिर टीचर की क्या जरूरत है। मैं भर दिन किताब लाऊंगा और भर दिन, कम से कम भर दिन ही पढ़ता रहूंगा, 24 घंटे तो हो जाएंगे मैं, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, इतना अपनी कैपेसिटी नहीं है ना भाई। अपने को वही पढ़ना है जो लगभग एग्जाम में आए। तो ये चीज परख कहाँ से आएगी, तो पढ़ते पढ़ते आएगी। और जो अच्छे कंटेंट के टच में रहिए, चाहे आप कहीं से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ। बहुत सारे टीचर गुरुजी ऐसे हैं कि A1 कंटेंट देते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। पढ़िए, लेकिन काम की चीज पढ़िए। अब ये नहीं कि भर दिन हम पढ़ रहे हैं और काम की है ये नहीं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों के हित की बात करूंगा, मैं अपनी कुछ नहीं कर सकता, है ना, आपकी बात करूंगा, है ना। थोड़ा 1 मिनट टाइम खाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलते हैं आगे। अगला है, मानव शरीर में भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, मैंने बताया साधारण वे में। लेकिन अगर मिश्रित ग्रंथि कहे तो अग्नाशय, और सबसे छोटी ग्रंथि कहे तो पीयूष ग्रंथि, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहे तो अवटु ग्रंथि। इन चारों लैंग्वेज को अच्छे से परखिए। मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में पित्ताशय में जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है अवटु। ये लिए क्वेश्चन आ गया एक। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, फिर से अधिवृक्क लिखा है, अग्नाशय होता है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी रसायन होता है SO2 और NO2। जड़ से जड़ को जल के जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का जो उत्तक काम करता है ये जाइलम है। और खनिज लवण या पोषक तत्व में जो पौधों को पहचाने का काम करता है ये आपका फ्लोएम उत्तक है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मरुस्थलीय पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीरोफाइट्स कहलाता है। मरुस्थलीय पौधा जो है कटीली झरे होती है, मतलब ये जो है ज्यादा विकसित नहीं होता। जैसे नागफनी आपने देखा होगा, इसमें कांटे का सूल निकला रहता है, मुझे तो बनाने नहीं आएगा, इस प्रकार से होता है कुछ, है ना। ये तो अच्छा पौधा बन गया भाई, है ना। तो इस प्रकार से जो है, जो जीरोफाइट होता है वो मरुस्थल में उगते हैं, जिसमें कटीली झाड़ियां होती हैं और ज्यादा विकसित नहीं होते हैं पौधे, है ना। बिना मिट्टी के पौधे का संवर्धन जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, जिसमें आपका मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें जो है एक ऐसे नाली बनी होती है जिसके अंदर जो है इस पर जल की प्रवाह होती रहती है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं जिसमें जो है एक पौधा लगा दिया जाता है, और ये पौधा कुछ इस प्रकार से फल देते हैं। ठीक है, और इसकी जल से इसको पोषक तत्व मिलता रहता है, चूंकि ये जल रिसाइकल होता रहता है, ऐसे घूम घूम के जाएगा और घूम घूम के आएगा, तो इसी जल से जो है इसको सब चीज मिलता है। खास करके इसमें बड़े पेड़ पौधे का जो है खेती नहीं किया जाता है, सब्जी वगैरह का खेती किया जाता है आपको हाइड्रोपोनिक्स विधि में। इसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये एक प्लांट के रूप में हो सकता है, एक फैक्ट्रिया के रूप में जो है पौधा उगाया जाता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरॉन का जो है नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग होता है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर जो काम करता है ना, ये विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसी फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो सूर्य का ऊर्जा हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से, तो ये किसके लिए मिलता है, तो भाई ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। थोड़ा फास्ट चलेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक का काम करता है कैडमियम और बोरॉन करता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो मॉडरेटर मंदक का काम करता है ये आपका D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल, और एक आपका ग्रेफाइट, ये दोनों इस्तेमाल हो सकता है आपका मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर को सबसे पहले फर्मी ने जो है देखा था। इसके अलावा चावल तथा गेहूं किस कुल के पौधे हैं, तो सेलोनेसी कुल के पौधे हैं, जो आपका SCM में पूछा गया था कि गेहूं किस कुल के पौधे हैं, तो सेलोनेसी कुल के पौधे हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। लॉजी शब्द जहां भी लगा रहेगा समझिए जो पढ़ाई लिखाई से जो अध्ययन से संबंधित बात है, स्टडी है कोई भी चीज का। सबसे लंबा अनावृत बीजी पौधा कौन सा होता है, तो सिकोया होता है, खास करके अमेरिका में ज्यादा पाया जाता है। अनावृत बीजी और आवृत बीजी दो प्रकार के पौधे होते हैं इस संसार में। आवृत बीजी मतलब जिसमें बीज जो है स्पष्ट होता है, यानी उस पौधे से बीज प्राप्त होगा और उस बीज से फिर से पौधा प्राप्त होगा, जिससे अपन गांव घर में अधिकांश यही सी प्रकार के पौधे को देखते हैं। जैसे यूकेलिप्टस जो है इसमें बीज पाया जाता है, ये आवृत बीजी पौधे में सबसे लंबा है। ठीक है, यूकेलिप्टस को दोस्तों गांव घर में सपेता कहा जाता है। इसके छाल एकदम व्हाइट होते हैं और छाल छूटता जाता है उसके तना से, और बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन ये काफी जल शोषक पौधा होता है। इसके अलावा काफी लंबा भी होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं किसके, तो आइसोप्रीन के बहुलक हैं प्राकृतिक रबर। ठीक है, इसे नेचुरल प्लास्टिक भी कहा जाता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुलक होते हैं। विनाइल क्लोराइड का भी मैंने समझाया था, मोनो डाई पॉली टेट्रा हेक्सा हेप्टा नोना डेका, तो उसमें पॉली का मतलब है बहुत सारा, और यहाँ पे लिखा है पॉलीविनाइल, तो विनाइल क्लोराइड बहुत सारा, यानी बहुत सारा
वाला विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड का बहुलक जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पीवीसी कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो है पाइप वगैरह बनाने में होता है ना। पीवीसी केबल भी होता है, पीवीसी जो है केबल भी होता है जो इस्तेमाल होता है आपका। इसके अलावा भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त उष्मा अधिक होती है दोस्तों। ऑक्सीजन की खोज करने का श्रेय जोसेफ प्रिस्टले को दिया जाता है और ऑक्सीजन को जीवनदात्री गैस कहा जाता है। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला अंतरिक्ष यान अपोलो 2 है, या अपोलो 11 भी कहते हैं, क्योंकि ये रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है ना। ऐसे 2 डंडा दिया रहेगा अपोलो के सामने, तो आप 2 पढ़िए 11 पढ़िए, अपोलो याद रखिए और ये 2 डंडा याद रखिए। ये घटना जो है 1969 में हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चंद्रमा पे कदम रखे थे। ये भी विवादास्पद है कि गया भी था या फिर ऐसे ही ढिंडोरा पीट दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा हरा प्रोटोजोआ को कहा जाता है भाई पैरामीशियम, है ना। तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकलता है? चीड़ के वृक्ष से। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप जब आता है तभी सुनामी का जो है आसार बनती है। सुनामी जो है जैपनीज शब्द है जो टी से इस्तेमाल होता है, तत् सुनामी, तत् इस प्रकार से लिखा रहता है, टी से स्टार्ट होता है और सुनामी पढ़ा जाता है। उनका तो अलग कहानी है। क्लोराइड जड़ें पाई जाती है साइकस में, और साइकस को दोस्तों जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिरका में लगभग कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? सेशन में पूछा गया था ना इस बार, तो 5% है ना सिरका में एसिटिक एसिड भैया, CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा कार में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना, है ना। रेडिएटर सिर्फ कार में ही नहीं होते, बहुत सारे चीज में होते हैं। जनरेटर जो गांव घर में चलता है ना, उसमें भी रेडिएटर लगा रहता है, ऐसा एक नहीं लगा रहता है जनरेटर के सामने, ऐसा इसमें एक पंखा घूमता रहता है ऐसा, है ना, और इसे जाली लगा रहता है, इसे रेडिएटर कहते हैं। इसके अलावा बांध के नीचे दीवारें को मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ता है, इसीलिए अगर बेस मजबूत नहीं रहेगा तो टूट फूट के उड़ जाएगा। इसके अलावा तेज हवा वाली रात्रों में जो है ओस नहीं बनती है, क्योंकि वाष्पीकरण का दर जो है तेज हो जाता है, ठीक है। वाष्पीकरण का दर तेज होने से ओस नहीं बनता है जिसमें तेज हवा चलता है। बिजली के बल्ब में आप जानते हैं कि अक्रिय गैस को भरा जाता है। अगर अक्रिय गैस के अलावा किसी गैस को भरना हो तो किसको भरते हैं? तो नाइट्रोजन को भरते हैं, ठीक है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे लिखते कैसे हैं? N2O लिखते हैं, और इसका उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में भी होता है। शल्य चिकित्सा मतलब जो आपका सर्जन वगैरह होते हैं ना, जो ऑपरेशन करके आपका चिकित्सीय इलाज करते हैं, तो उसमें भी आपका जो है N2O का इस्तेमाल होता है। कौन से गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है? तो क्लोरीन है और CFC भी है, मैंने बताया। इसके अलावा किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे महानुभाव है जिसके पास लड्डू ग्रह है, यानी 0 ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। ग्रह दोस्तों देखिए 8 है। सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका ये जुपिटर है, और सबसे छोटा ग्रह जो है छोटका बटवा ये आपका बुध है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है फिर से बृहस्पति हो गया है, तो ये बात ध्यान रखें। कुछ दिन के लिए शनि बाबा आ गए थे, लेकिन बृहस्पति फिर से ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह हो गया है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी का बहन, सबसे चमकीला ग्रह, ये सभी कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में अपने मतलब धुरी पे जो है चक्कर को पूरा करता है। इसके अलावा बुध ग्रह में जो है आपका ये क्या बोलते हैं? एक्स किरण नहीं, चुंबकीय तरंग पाया जाता है आपका बुध ग्रह में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक्स किरण की बात आ गई थी, तो एक्स किरण की खोज जो है विलियम रोएंटजन महोदय ने किया है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा निकस ओलंपिया पर्वत कहाँ पे है? तो ये आपका मंगल ग्रह पे है निकस ओलंपिया पर्वत, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचाई की मापी गई है। अब कौन मापा है वो मुझे आज तक मिला नहीं है। दर्द निवारक दवाओं को कहा जाता है एनाल्जेसिक दवाई कहा जाता है ना। दर्द निवारक दवाई को एनाल्जेसिक दवाई कहा जाता है। प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्राकृतिक में सदैव मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु जो है ये सोना और चांदी होता है। मुक्त अवस्था में कहने से क्या मतलब है आपका सर? तो मुक्त अवस्था में कहने से हमारा ये मतलब है सर कि हमेशा शुद्ध ही मिलता है ना, ये और के रूप में नहीं मिलता है ना, ये शुद्ध ही मिलता है। शुद्ध मतलब लाओ और सीधे सोनार के पास ले जाओ, बेचो मस्त और एकदम पैसा खूब बटोरो, है ना, एकदम सीधा, है ना। तो ये सोना और चांदी जो है शुद्ध रहता है, और एक ऐसा धातु है जो शुद्ध भी मिलता है और के रूप में भी मिलता है, यानी मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। ये है आपका तांबा जी, है ना। अगर आपसे सिंधु घाटी के सभ्यता में पूछे कि कौन कौन से धातु जो है सिंधुवासी परिचित थे, तो मैंने कहा था खाली एक लोहा को छोड़ देना, बाद बाकी जो भी ऑप्शन में रहेगा सभी सिंधु घाटी के लोग जो है उपयोग कर चुके थे, ठीक है, यानी परिचित थे। लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा बाद में आया, ठीक है।
राजस्थान के स्थित देगाना खान प्रसिद्ध है टंगस्टन के उत्पादन के लिए, बता दिए थे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन के, क्योंकि इसकी गलनांक हाई होती है। और एक आप पूछता है आपका हीटर का क्वाइल या फिर आयरन का क्वाइल किससे बना होता है, तो ये बना होता है दोस्तों नाइक्रोम से, ठीक है, ये बना होता है आपका नाइक्रोम से। टंगस्टन का गलनांक होता है हाई। सिनेबार किसका अयस्क है, तो पारा का ओर है सिनेबार। डीएनए का खोज किसने किया था दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय जो है ये आपका बंगलुरु के अंदर है, और वर्तमान में सोमनाथ साहब जो है इसरो के चीफ हैं, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आमीटर को परिपथ में हमेशा कैसे जोड़ना चाहिए, तो सीरीज में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। और आमीटर से हम क्या मापते हैं, तो करंट को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। करंट को हम ए से डिनोट करते हैं एम्पियर के चलते, क्योंकि इसका मात्रक एम्पियर होता है। द्विनाम पद्धति के पिता किसे कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को कहते हैं। देखिए आमीटर को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा, और एक होता है आपका वोल्ट मीटर से जिससे हम वोल्टेज मापते हैं, इसे हम समांतर क्रम में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने घर में इस प्रकार से तीन आपका इस प्रकार से छिद्र होता है बोर्ड के अंदर, तो आप अगर पैरामीटर लेते हैं, वोल्टेज माप रहे हैं, तो एक पिन यहाँ लगाते हैं, एक पिन यहाँ लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, देखिए समांतर है, ठीक है। लेकिन करंट ऐसे नहीं माप सकते, करंट में जो है आपको सीरीज में करना पड़ता है ना। इसके अलावा द्विनाम पद्धति के पिता हो गया। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। लोहा किसका अयस्क है, तो हेमाटाइट का। लोहा का कौन सा अयस्क है, हेमाटाइट। और लोहा का ये सबसे शुद्ध अयस्क है, इसी से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। और वर्तमान में लौह उत्पादन में जो है ओडिशा लौह अयस्क के सबसे ज्यादा जो है आपका उत्खनन जो है ओडिशा करता है। ये पेन को क्या हो जाता है, ओडिशा करता है आपका सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन। एक सेकेंड रुकिए जरा। हाँ, तो लौह का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है ये आपका कौन कर रहा है आजकल, ओडिशा कर रहा है, ठीक है। तांबा का सबसे ज्यादा उत्खनन आजकल कौन कर रहा है, एमपी कर रहा है। कोयला का सबसे ज्यादा उत्खनन आजकल कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है। पवन ऊर्जा, जो आपका पवन ऊर्जा है, इसका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस आजकल कौन कर रहा है, तो तमिलनाडु कर रहा है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आती है। इसके अलावा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं किस बल के कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया था, भाई न्यूटन ने किया था। न्यूटन और क्या किए थे भैया, तो शीतलन की खोज किए थे, गति का 3 नियम दिए थे, है ना। तो ये सब न्यूटन बाबा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कैलकुलस में काफी हद तक योगदान दिए थे। कैलकुलस एक चैप्टर होता है जो आप साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12 किए हैं तो जानते होंगे, है ना। इसके अलावा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है आपका गुरुत्वीय बल, ये भी आपको समझना है। लेड भंडारित सेल में किसका उपयोग किया जाता है, यानी जो भी सेकेंडरी सेल है इसमें जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल, H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो बैटरी कार में लगाओ, चाहे तो बैटरी मोटरसाइकिल में लगाओ, चाहे तो बैटरी रिक्शा में लगाओ। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर से, निम्न तापकी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, निम्न तापकी कहते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है न्यूटन के 3rd नियम का इस्तेमाल होता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो रॉकेट है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। इसके अलावा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है। उत्प्रेरक का खोज किसने किया था, बर्जीलियस महोदय ने किया था। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी केमिकली रिएक्शन में जो है भाग लेकर स्वयं को बिना बदले हुए उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, इसे उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उत्प्रेरक का मैं एक एग्जाम्पल दे दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे गांव घर में पहले, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं, मैं तो करता हूं, कि गांव घर में क्या होती थी कि जब पहले दही जमाने के लिए दूध रखा जाता था ना, तो एक पुराना सिक्का जो 1 रुपये का आता था, उस पे देखिए आप गेहूं के बाली का साइन होता था कुछ इस प्रकार का, तो ये सिक्का जो है इस दूध में डाल दिया जाता था और दही का जोरन डाल दिया जाता था, तो अच्छा दही जमता था और फिर सिक्का निकाल लिए जाते थे। तो इससे क्या समझे, ये सिक्का जो है उत्प्रेरक कैटलिस्ट का काम किया है, रिएक्शन को बढ़ाया है ना, और काम तो अच्छा हो गया है, लेकिन सिक्का में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिक्का निकल लिया गया। तो यही आपका इसका परिभाषा होता है उत्प्रेरक का, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उस अभिक्रिया की रेट को प्रभावित करता है, लेकिन स्वयं को नहीं बदलता है, इसे उत्प्रेरक कहते हैं। कई बार एग्जाम में आपका इसका डिफिनीशन पे क्वेश्चन बना है एसएससी के अंदर, ठीक है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जेम्स चैडविक, और इसी कारण चैडविक बाबा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे
थॉमसन है और प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड दोनों संयुक्त रूप से है। एनीमोमीटर यंत्र की सहायता से क्या मापते हैं? पवन का वेग मापते हैं, हवा की गति मापते हैं। और एक अभी आपने आमीटर देखा था जिससे करंट मापते थे। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ये जल का ऑक्सीकरण होता है, इसी के कारण जो है हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है। इसमें जो इंजन तकनीक का यूज होता है वो क्रायोजेनिक इंजन का यूज होता है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटियम। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटियम ऑक्साइड को इस प्रकार से D2 वो लिखते हैं, ये भारी जल है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक मतलब जो है ड्यूटियम से रिप्लेस हो गया है और बाद बाकी जो है वो एज इट इज है। जैसे H2O होता है ना जल का, वैसे D2 है भारी जल का। इसका अनुभार भी पूछा जाता है तो 20 होता है भारी जल का अनुभार। इसके अलावा रक्त दाब किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं और रक्त दाब जो है सामान्यतः 120/80 होना चाहिए। आपके ऑप्शन में 80/120 भी होता है जो गलत है ना, तो 120/80 मारेंगे। और रक्त ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ये तो आप जानते हैं, ए बी और ओ होता है, जिसमें ए में आपका बी एंटीबॉडी, बी में आपका ए एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं और ओ में दोनों एंटीबॉडी। एंटीजन की बात करेंगे तो ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में दोनों एंटीजन है ना, और ओ में नो एंटीजन। इसीलिए ए बी सबका ले सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो कोनो दोगे तो शूट कर लेगा। और ओ के पास दोनों कोनो एंटीजन नहीं है तो किसी को भी दे दो, है ना, ये किसी का ले लेता है और ये किसी को दे देता है। तो ओ जो है सर्वदाता है और ए बी जो है सर्वग्राही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जो खोज किया था वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और एक होता है कि रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। तो दोनों बात अलग अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हो। मानव नेत्र की दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है भाई? हाइपरोट्रिमिया। और एक मायोपिया भी होता है, नेत्र में रोग, जीरोप्थेलिमिया भी होता है, रतौंधी भी होता है, मोतियाबिंद भी होता है। और ये जो भी रोग है सभी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। निकट दृष्टि दोष को निवारण हेतु जो चश्मा लगाया जाता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के अंदर होने वाली घटना के परिणाम स्वरूप हमें जो है ऊर्जा मिलता है, तो ये है आपका नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसके अलावा मानव नेत्र पे बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अभी आर बताया था, रियल और मतलब रिवर्स, वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी पर कुल मीठे जल का भंडार 2.4% है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? सी। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। और एक आपने सिर्फ ग्राहम देखा था जो विसरण के जो नियम दिए थे। इसके अलावा मानव शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है कौन? इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से निकलती है? पंक्रियाज से निकलती है। खोज कौन किए थे? बेंटिकम बेस्टा ने किए थे। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन निकलती है? पंक्रियाज से। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, किस अकार्बनिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है? तभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है, H2SO4। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिक लीक हुआ था। मिथाइल आइसोसोनाइट कब हुआ था? 1984 में, माफ कीजिएगा 83 बता गया। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी से जो पेशिया की जोड़ होती है उसे टेंडन कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, ये हम लोग सुनते हैं। और ये जो कम वाला है ये भी नहीं सुनते हैं, और जो बहुत कम हाई वाला है ये भी हम नहीं सुन पाते हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ADEK है। और दो अन्य विटामिन जो बच गए आपको, बी और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। बी विटामिन के अंतर्गत 8 विटामिन के पार्ट होते हैं। टाइफाइड रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है ना। इसके अलावा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो बैटरी करता है, क्योंकि बैटरी में देखिए आप रसायन भरे होते हैं जो हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है ना। इसके अलावा स्पंजों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैरालॉजी, है ना। इसके अलावा जल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है 4 डिग्री सी टेम्परेचर पे होता है। और सर्वाधिक घनत्व होगा तो न्यूनतम आयतन हो जाएगा, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सभी रेडियोधर्मी पदार्थ अंततः किस में बदल जाता है? तो सीसा में बदल जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ना। शुष्क बर्फ, है ना, सूखा बर्फ कहा जाता है आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो ये पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसका नाम ही है मास्टर ग्रंथि है, मास्टर का काम करता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रधानता होती है ब्यूटीन की। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है हम घरेलू सिलेंडरों में यूज करते हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सही है भाई। इसके अलावा वायुमंडल
स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं आयन मंडल। देखिए जो वायुमंडल का लेयर है वो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर समताप मंडल में ही ओजोन मंडल है जिसे मध्य मंडल, इसके ऊपर उसके ऊपर जो है आयन मंडल है और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। ठीक है, तो जो आपका आयन मंडल है यहाँ से तरंग वगैरह को जो है रिफ्लेक्ट करके भेजा जाता है, परावर्तित किए जाते हैं। इसके अलावा जो समताप मंडल है इसमें आपका जो है ओजोन परत भी स्थित है। कहाँ गया भाई, ये ओजोन परत स्थित है। साथ ही साथ इसमें जो है वायुयान वगैरह के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल है उसमें सभी प्रकार की मौसमी घटना होती है और जो बहिर्मंडल है उसमें जो है हाइड्रोजन या हीलियम गैस की जो है प्रधानता पाई जाती है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है वायुमंडल के रिगार्ड में। जो भी मौसमी घटना होगा ना सभी क्षोभ मंडल में ही होगा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो आप बता दीजिएगा 16 से 18 किलोमीटर। अब इन दोनों ऑप्शन में से जो रहे 16, 15, 17 भी रहे तो ठीक है। 16 से 18 किलोमीटर के बीच में मापा गया है आपका क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के रिगार्ड में। सोल्डर और टागा किसका मिश्र धातु है भाई, टीन और सीसा का। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पच जाता है इसलिए क्योंकि जो है टेम्परेचर बढ़ने से दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य में सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जब सूरज की प्रकाश को आप किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो आप जानते हैं कि सूरज की प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, ये भी जस्टिफाई इधर से ही होता है। तो सूरज की प्रकाश जो है पर्दे पर 7 विभिन्न रंगों में बंट जाते हैं प्रिज्म से गुजरने के बाद, जिसमें सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट होता है। सबसे ऊपर रेड होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा और सबसे नीचे वायलेट है, मतलब इसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होगी और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है उसकी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसे परखिए, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, लाल। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो प्रकीर्णन होगी सबसे कम, इसीलिए खतरे की सिग्नल किससे बनाया जाता है, लाल रंग के सिग्नल से बनाया जाता है, क्योंकि आंख पे डायरेक्ट अटैक करे, ज्यादा छितराए नहीं। ठीक है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, बैगनी, क्योंकि बैगनी का तरंग दैर्घ्य है सबसे कम। देखिए प्रकीर्णन शब्द को आप विचलन शब्द से भी दर्शा सकते हैं, सेम बात होता है, थोड़ा सा अंतर है लेकिन है बात सेम, विचलन और प्रकीर्णन। मतलब क्या मतलब अलग अलग दिशा में बढ़ जाने को ही तो प्रकीर्णन या विचलन कह सकते हैं ना। लाल रंग जो है सबसे कम जो है छितराता है, इसीलिए क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल इसी से इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी है, खतरे के सिग्नल लाल रंग क्यों होते हैं, निम्न प्रकीर्णन के कारण। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है, तो पिता के जो गुणसूत्र होते हैं उससे होता है बच्चे का लिंग निर्धारण, क्योंकि माता जो है एक्स कॉमन करके रखे, अगर पिता भी एक्स ही दे दिया तो एक्स और एक्स मिलके जो बच्चा होने वाला होगा ये आपका फीमेल हो जाएगा। अब माता के पास एक्स तो कॉमन है, इसीलिए कहते हैं कि लेडीज के पास कौन सा जो कॉमन है, तो एक्स गुणसूत्र कॉमन होते हैं और मेल से जो है एक्स और वाई दोनों में से कोई एक मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर वाई मिल जाता है तो ये होने वाला बच्चा मेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझेंगे, मानव में क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 होता है, 23 जोड़ी होता है, कम भी हुआ तो भी बीमारी, ज्यादा भी हुआ तो भी बीमारी। इसके अलावा किस वैज्ञानिकों को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, तो जोहान्स ग्रेगरी मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होने वाला क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम होता है। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन में आपसे पूछा जाता है कौन सा धोती होता है, धातु होता है, धोती नहीं भाई, तो लोहा होता है, लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, धोती कहा गया था धातु। नेमारी किस जंतु की उन्नतशील नस्ल है, तो ये गाय का है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के द्वारा होता है, तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे आप रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। कपास की खेती सर्वाधिक होती है मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और इसके जहां भी आपका थोड़ा भी बेल्ट टाइप से जो है समुद्री वहां पे आपको मैनग्रोव भी पाया जाता है और काली मिट्टी पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस सब में काली मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। और दूध के पाश्चुकरण का सिद्धांत कौन दिया था, लुई पास्चर ने। रेबीज किसके कारण होती है, वायरस के कारण। कैसे होता है, कुत्ता के काटने से। इसमें क्या होती है, जल से डर लगता है, इसे जलांतक भी कहते हैं या हाइड्रोफोबिया कहते हैं अंग्रेजी के अंदर। किस उपकरण की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा से, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दिष्टकारी, इसे अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं। और अपने घर में आप देखे होंगे कि इन्वर्टर जो लगा होता है वो तो लेता है बैटरी से, और बैटरी में कौन सा करंट होता है भाई, डीसी करंट। तो डीसी करंट को हमारा घरेलू परिपथ किस पे चलता है भाई, एसी करंट पे। तो ये बदलने का काम कौन करता है, इन्वर्टर। इन्वर्टर लगा रहता है ना घर में, है ना।
इसके अलावा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन करना, है ना। शरीर के विभिन्न हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाना हीमोग्लोबिन का परम कार्यों में से है। लाल रक्तकण के जीवन काल तो बता ही दिए थे। मानव रक्त में प्लाज्मा कितनी होती है? 55%। और प्लाज्मा के अधिकांश भाग किसके बने होते हैं? जल के बने होते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है? जांघ और कान की। जांघ की जो होता है उरू या फीमर, और कान की होती है स्टेपिस। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? गुरुमंडल या क्रोड कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी 3 भागों में बटा है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। तो जो सबसे निचला वाला भाग है उसे क्रोड कहा जाता है, जहां पे नीफे की बहुलता होती है। नीफे कहने का मतलब है Ni से निकेल और Fe से फेरस, यानी लोहा और निकेल की बहुलता होती है आपका पृथ्वी के गुरुमंडल में, ठीक है। और सियाल और सीमा की बहुलता होती है पृथ्वी के ऊपरी परत पे, यानी भूप्रपटी पे, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। सभी प्रकार की मौसमी घटना जो आपका होता है ये वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है, मैंने अभी बता रखा। इसके अलावा नेचुरल सिद्धांत बता ही दिए थे, आ जाइए यहाँ से। ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है, ये आपका ठोस में होती है। उसके बाद ध्वनि का वेग गैस में होता है, और सबसे कम वेग होता है जल के अंदर ध्वनि का, ठीक है। ध्वनि तरंग होता है किस प्रकार का? अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश किस प्रकार का तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। एक क्वेश्चन एसएससी आपसे करता है कि ध्वनि में कौन सी घटना नहीं होती है? तो ध्रुवन नहीं होती है। ध्रुवन की जो घटना होती है ये सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग का विशेषता है, इसलिए ध्वनि में ध्रुवन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ पे होता है? निर्वात के अंदर होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। इसके अलावा प्रकाश की वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? रोमर ने मापा था। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना भाई साहब। सूरज के प्रकाश में कितने रंग निहित होते हैं? 7। लघुगणक के जो लॉग है, लॉगरिथम, उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन नेपियर ने, है ना। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देगी? तो भूरी, ये तो बहुत कॉमन है। सूर्य से पृथ्वी के जो पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश आता है कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया। तो 8 पॉइंट समथिंग मिनट लगेगा, या फिर 500 सेकंड। 8 के 48 तो 8.2 मिनट लगेगा, यानी 8.20 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड लगेगा। जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं तांबा, जस्ता और निकेल के। स्टेनलेस स्टील बनाए जाते हैं लोहा, क्रोमियम और निकेल के। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है कई बार, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की कितनी प्रतिशत होती है? तो 0% लड्डू, क्योंकि सिल्वर होता ही नहीं है ना। फ्यूज के तार की गलनांक कैसे होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए, क्योंकि लो गलनांक होगा तभी तो हाई, जब आपका करंट बहेगा तो फ्यूज अपने आप में टूट जाएगा और सर्किट को ब्रेक करेगा, जिससे हमारा इक्विपमेंट बच जाएगा। फ्यूज का काम ही क्या होता है? इक्विपमेंट को बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम फ्यूज लगाते हैं। सोयाबीन, मूंगफली और मशरूम परिपूर्ण होते हैं किससे? प्रोटीन से। रेडियोधर्मिता की खोज कब हुई थी? 1896 में। किसके द्वारा? हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो समझ ही रहे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। इसका सूत्र भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है इसे। इसके अलावा मार्स या दलदली गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। मीथेन जो है एल्केन का जो है आरंभिक चरण है, ये CH4 होता है, यानी एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है ना। n का मान अगर आप 1 फिल करेंगे तो CH4 आ जाएगा, जिसे मीथेन कहते हैं। सभी 8 ग्रहों में क्षेत्रफल के अनुसार पृथ्वी का क्रमांक कैसा है? 5वां। और सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रमांक कैसा है? कुछ भी छोड़ने का नहीं है भाई। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले तो बुध है, फिर है शुक्र, और फिर है हमारा पृथ्वी। तो दूरी के अनुसार तीसरा, और क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। शरीर में एनीमिया की कमी से उत्पन्न क्यों होती है? तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो सकता है। यहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाता है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। ये मस्तिष्क का गंभीर बीमारी होता है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रकृति ने हमें रचना किया है कि शरीर के विभिन्न पार्टों में जो है कोशिका विभाजन इजली वे में हो जाता है, कोशिका विभाजन इजली हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क में कोशिका विभाजन यूं कहे तो होता ही नहीं है। होता भी है तो बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, बहुत कम पार्ट में होती है मस्तिष्क में। इसीलिए जो बाइक वगैरह पे चलते हैं हम, तो हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है कि भाई अगर एक बार कपार में चोट लगा ना तो फिर ठीक होने की संभावना बहुत कम होता है। इसीलिए शरीर में कहीं टूट फूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन मथवा जो है कपड़ा, उसमें कुछ होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में सबसे कम कोशिका विभाजन किस पार्ट में होता है, तो मस्तिष्क बताना है। कोशिका विभाजन से सुनने में आपको आ रहा है कि विभाजन मतलब टूटना, ऐसा नहीं है। कोशिका जो मृत हो जाती है उसके जगह पे नया कोशिका को बनना जो है बायो के अंदर कोशिका विभाजन शब्द से जो है डिफाइन किया गया है, ऐसे समझिए। पौधे वृद्धि दर को किस यंत्र से मापते हैं? केस्कोग्राफ से। और जगदीश चंद्र बसु जो है इस ग्राफ से जुड़ा हुआ पर्सन है ना। इसके अलावा सौर मंडल में सबसे विशाल ग्रह जुपिटर बता ही दिया, और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला भी ग्रह जो है आपका जुपिटर ही हो गया है। इसके अलावा क्या है?
किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो आपका कैटफिश में बिना सल्क वाला मछली है आपका कैटफिश। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टिकल रूप में वैज्ञानिक ने अलग किया WM स्टैनली, लेकिन विषाणु का खोज किसने किया था? इवान बस्की ने। ग्रेगरी मंडल ने किस पौधे पर अपना आनुवांशिक शोध स्थापित किया था? तो मटर के पौधे पे। लिटमस किससे प्राप्त होता है भाई? लाइकेन से प्राप्त होता है। मलेरिया के उपचार की स्रोत कौन है? सुनकेना का वृक्ष जिससे कुनैन निकलता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। कौन फैलाता है? मादा एनीफिलीज मच्छर। डायनमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात से बना होता है। डायनमो क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे डायनमो कहते हैं, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, डायनमो आपने गांव घर में पुराने जमाने में जब साइकिल मोटरसाइकिल इतना नहीं हुआ करता था, आजकल तो गोरलगाई में मोटरसाइकिल मिल जाता है, पहले जब नहीं मिलता था साइकिल से लोग जाते थे लंबी दूरी, तो रात में जो टॉर्च मतलब रोशनी के लिए डायनमो का इस्तेमाल करता था कि उसके रिम में कार्बन के ब्रूसेस लगे होते थे और इससे जो आवेश उत्पन्न होता था इससे जो है आगे एक बल्ब जला लिया करता था। ठीक है, तो यही है डायनमो। इसके अलावा पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, इसका वजन चांद पे कितना होगा? 16 हो जाएगा। सोना गोल्ड का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होता है? रेडियन होता है। इसके अलावा ठोस कोण का, खाली कोण का रेडियन होता है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, माफ कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की एंटी पोजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। परावैंगिक किरणों का खोज किसने किया था? तो रिटर ने किया था। एक होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? तो पॉली ने किया था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस शैवाल में आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो लिमनेरिया। आपसे एक पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री कौन से अलगी का इस्तेमाल करता है? तो क्लोरेला नामक अलगी का इस्तेमाल करता है। फूलों का अध्ययन किसे कहते हैं? एंथोलॉजी का कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है? नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत? 78%। इसके बाद दूसरा स्थान 21% ऑक्सीजन का आता है। अंधापन किस विटामिन के कारण होता है? जो भी आंख की बीमारी है सभी होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण। प्रकाश वर्ष और पारसेक किसकी मात्रक है? खगोलीय दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, या फिर मीटर में बदलेंगे तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 लाइट ईयर, सॉरी एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी मात्रक क्या हो गई? तो पारसेक हो गई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे द्वारा बायो के बेस्ट एक मास्टर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।